Israel is a critical ally of ours, and I think most people understand the necessity of this funding. They're fighting for their very existence. They're the only stable democracy in the Middle East. I mean, of course, for those of us who are believers, it's a biblical admonition to stand with Israel. We will. नादरीन, इजराइल की तरफ से ईरान पे किए गए सो कॉल्ड जवाबी हमले पे तो दुनिया वैसे ही हंस रही है कि 3 छोटे से ड्रोन भेज के तो उनके मीडिया ने ये खबर लगाना शुरू की कि हमने तो जवाबी हमला किया है जी, ड्रोन हमले किए हैं। लेकिन ईरान ने जो हमला किया था इससे पहले इजराइल के ऊपर, उस पे ना सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिकन खुद भी हैरान है। और इजरायली मीडिया कह रहा है कि उम्मीद नहीं कर रहा था अमेरिका कि ईरान एक तो हमला करेगा और दूसरा ये कि इतना बड़ा हमला करेगा कि 300 से ज़्यादा ड्रोन्स और मिसाइल वो मारेंगे इजराइल के ऊपर। यरूशलेम पोस्ट ने इस पर रिपोर्ट किया है कि वॉल्यूम ऑफ ईरान बैरेज ऑन इजराइल सरप्राइजेज यूनाइटेड स्टेट्स। The Iranian scheduled each of the separate launches so the weapons would arrive at the same time to overwhelm Israel's defense systems. The scale of Iran's first ever direct attack on Israel matched US spy agencies' worst case scenarios, US officials told the Wall Street Journal. अब आप देखिए कि इस पे मैंने बात की थी जब हमला हुआ था ईरान का, तो आपको बताया था मैंने कि इन्होंने कुछ इस अंदाज से लेयर्स की शक्ल में हमला किया कि पहले वो ड्रोन्स भेज रहे थे, फिर कुछ अरसे वेल कैलकुलेटेड था, फिर कुछ टाइम के बाद दूसरी लेयर जा रही थी और फिर कुछ अरसे के बाद तीसरी लेयर जा रही थी, फिर मिसाइल जा रहे थे और ये सारे लगभग एक ही टाइम में वहाँ पर पहुँचे और इन्होंने एक तरह से जैम करके रख दिया इजराइल के तमाम जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको। तो ये वेल कैलकुलेटेड उनका एक स्ट्राइक था और ईरानियों ने गालिबन ये पैगाम दिया। अच्छा, इस वजह से वो परेशान कुन जो तस्वीरें सामने आ रही थी ना, गैलेंट परेशान बैठा हुआ था, उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है और दीगर लोग वहाँ पर परेशान बैठे हुए, तो इसी वजह से परेशान थे कि इनको पता चल गया कि ईरानी जो है वो ये जानते हैं कि किस तरीके से इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम्स को चकमा दिया जा सकता है। लेकिन इस सब के दरमियान देखिए हुआ क्या है। हुआ यह है कि फ़लस्तीनियों की जो वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक रेजोल्यूशन आई कि जी इनको फुल फ्लेज मेंबरशिप दे दी जाए अक़वाम मुत्तहिदा की, उस पर तो अमेरिका ने वीटो लगा दिया। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 26 अरब डॉलर की एड इजराइल के लिए मंजूर की है। ये कहकर मंजूर की है कि उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनके लिए इजराइल को पैसा चाहिए और उनके जो है मेंटेन रखने के लिए ये रिसोर्सेज इजराइल को चाहिए, तो इसलिए हम उनको दे रहे हैं। मिंट ने रिपोर्ट किया है कि थैंक यू अमेरिका, नेतन्याहू हैज़ यूएस मिलिट्री एड वर्थ $26 बिलियन टू इजराइल। ये जाते जाते बाइडेन साहब जो है वो इजराइल को तोहफा देते हुए जा रहे हैं ताकि इलेक्शंस के अंदर प्रो इजराइल जो लॉबी है अमेरिका के अंदर उनको ये बता सकें कि देखें मैंने सारे अरसे के दौरान उनको सपोर्ट भी किया और आखिर में भी मैंने उनके लिए पैसे अरेंज किए। अच्छा, यूक्रेन को भी देते हुए जा रहे हैं, यूक्रेन को भी अच्छी खासी एड देते हुए जा रहे हैं ताकि जो अगली गवर्नमेंट इलेक्ट होके आए, अगर ये आते हैं या ट्रंप आता है, जो भी आता है, तब तक उनके पास पैसे हों और वो जो गवर्नमेंट आएगी वो डिसाइड करेगी फिर कि यूक्रेन का क्या करना है, आगे कंटिन्यू करना है नहीं करना। उनको भी भारी भरकम पैसे उन्होंने दिए हुए हैं, कोई $90 बिलियन से ऊपर का पैकेज ये मंजूर करके जा रहे हैं। उसमें से छोटा सा अमाउंट जो है वो ताइवान के लिए भी है, कुछ $बिलियन का, लेकिन इनको भी दिया हुआ है। मेन जो चीज़ है वो ये है कि इनको भी उन्होंने दिया हुआ है इजराइलियों को। अच्छा, अमेरिका के जो स्पीकर हैं हाउस के वो हैं ट्रंप की पार्टी के, यानी डेमोक्रेट्स के नहीं, वो रिपब्लिकन हैं, ट्रंप की पार्टी के हैं और बाइडेन की पार्टी से उनका ताल्लुक नहीं है। इनका मैं ज़रा एक स्टेटमेंट देख रहा था, एक जगह पे ये तकरीर कर रहे थे, उसको मैं देख रहा था और मुझे बड़ी हैरत भी हुई और बड़ी मायूसी भी हुई कि किस किस्म के लोग आला ओहदों पे बैठे हुए हैं। ये मौसूफ जो है इनका नाम है माइक जॉनसन। अब माइक जॉनसन वहाँ पर जो है खड़े होकर तकरीर कर रहा है, जब ये इजराइल की एड पास हुई है ना, तो उसके बाद वो कह रहा है कि हमारे ऊपर बिब्लिकल ऑब्लिगेशन है, बाइबल की ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर है कि हम इजराइल को डिफेंड करें। तो ये मतलब कुछ नफ्सियाती लोग नहीं होते, जैसे कुछ इस तरह का स्टेटमेंट, आई एम सॉरी टू से, लेकिन कुछ इस तरह का स्टेटमेंट नजर आया, क्योंकि बाइबल के अंदर जो जिस इजराइल का जिक्र है वो तो ग्रेटर इजराइल वाला है, वो तो ऊपर फुरात से लेके तो नीचे दरियाए नील तक, जो कि इजराइल के झंडे को अगर आप देखें तो 2 लाइनें नज़र आती हैं और फ़लस्तीनी जो हैं वो ये कहते रहते हैं, उनके जो रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं, कि ये 2 लाइनें असल में 2 दरियाओं को रिफ्लेक्ट करते हैं। ऊपर जो है फुरात है, नीचे दरियाए नील मिस्र वाला है और इस सब का इलाका जो है उसको क्लेम करते हैं इजराइली। तो बाइबल के अंदर तो वो वाला इजराइल आता है
तो ये जो अमेरिका के हाउस के स्पीकर हैं उनकी जाने इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए बंदे की जानिब से इस तरह का स्टेटमेंट आना, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं कि इस तरह की बात वो यहाँ पर करेंगे और इस स्टेप को सेल करने की कोशिश करेंगे। ये जो उन्होंने $26 अरब की एड उन्होंने इजराइल के लिए जारी की, ये ज़रा सुनिए उनका स्टेटमेंट क्या है, आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह के लोग वहाँ पर आला ओहदों पे बैठे हुए हैं। Israel is a critical ally of ours, and I think most people understand the necessity of this funding. They're fighting for their very existence. They're the only stable democracy in the Middle East. I mean, of course, for those of us who are believers, it's a biblical admonition to stand with Israel. We will, and they will prevail as long as they're with them. And this is an important, very important symbolic gesture and a very important replenishment of their stockpiles, for example, of the Iron Dome. The reason they shot down all those drones and missiles in the last attack by Iran is because we assisted with that. I think the American people understand the importance of that. तो देखें ये सूरत हाल है कि बाइबल का जिक्र किया जा रहा है। बाइबल के अंदर तो खैर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें तो दुनिया तो तहस नहस हो जाएगी। उसमें तो बहुत सारे और भी मुल्कों का जिक्र है, तो क्या सारों को आप दोबारा से क्रिएट करेंगे? अच्छा, इससे आपको अगली गवर्नमेंट का भी मूड नज़र आ रहा है। देखें, अगर अगले वहाँ पर डेमोक्रेट्स की जगह फ़र्ज करें ट्रंप जीत के आता है तो उसमें भी आपको इसराइल के लिए यही पॉलिसीज़ नज़र आएंगी जो कि मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं। इसराइल एक कॉन्स्टेंट फैक्टर है उनकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर। ये और बात है कि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इसराइल एक लायबिलिटी उनके लिए साबित हुआ है एसेट से ज़्यादा। आप देखें, इनको खुश रखने के चक्कर में और राज़ी रखने के चक्कर में मिडिल ईस्ट के सारे इत्तेहादी इनके हाथ से खिसक रहे हैं। वहाँ पर आप देखें कि रशिया और चाइना जो है उनका इन्फ्लुएंस वहाँ पर ज़्यादा बढ़ता हुआ चला जा रहा है बिकॉज ऑफ अमेरिकाज प्रो इसराइल पॉलिसीज़। जब बाइडेन साहब आए थे शुरू में तो इन्होंने अपनी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन जो इशू की थी उसके अंदर चाइना को इन्होंने सबसे बड़ा थ्रेट ना सिर्फ डिक्लेयर किया था बल्कि ये भी कहा था कि कोल्ड वार के बाद हमने कभी ऐसी सिचुएशन फेस नहीं की अपने ग्लोबल ऑर्डर के लिए जो इस वक्त कर रहे हैं। अब जब अपने टेन्योर के आखिर में आए हुए हैं तो मिडिल ईस्ट से ये डिसंगेज होके और चाइना को कंटेन करने के सारे ऑप्शंस पे गौर कर रहे थे ना, लेकिन जब ये वापस जा रहे हैं आप देखिए मजीद सकिन हो गए मिडिल ईस्ट के अंदर और इनको खुद को भी नहीं पता कि अब यहाँ से कैसे डिसंगेज होना है। और जब तक ये मिडिल ईस्ट से डिसंगेज नहीं होंगे तब तक ये कंटेनमेंट ऑफ चाइना कर नहीं सकते। और मिडिल ईस्ट से डिसंगेज होने के लिए इनको फ़लस्तीन की रियासत यहाँ पर एनी हाउ क्रिएट करनी पड़ेगी जिसको अरबों की भी सपोर्ट हासिल हो। इसके बिना अमेरिका मिडिल ईस्ट से कभी भी जा ही नहीं सकता, वो यहाँ पर ही फंसे रहेंगे और सिर्फ इसराइल के ऊपर ही उनके जो रिसोर्सेज हैं वो कंज्यूम होते रहेंगे।